बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss pyruvate dehydrogenase complex. Beta, pyruvate dehydrogenase complex is a very important enzyme which is responsible for the conversion of pyruvate into acetyl CoA. देख लीजिए, साइटोसोल में एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरोवेट फॉर्म हो रहा है और ये पायरोवेट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचता है, जहां पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर रिएक्ट करता है और इसे एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब एसिटाइल को ए का फेट क्या है? एसिटाइल को ए एंटर हो जाता है टीसीए साइकिल में, जहां ये एनर्जी जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ टीसीए साइकिल। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है एंड कोएंजाइम A एंटर होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इस पिक्चर में आपको रिएक्शंस की लोकेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस इज डन इन साइटोसोल while TCA cycle is carried out in mitochondrial matrix. ठीक है, this reaction provides a link between glycolysis and TCA cycle. अच्छा, हम बात कर रहे हैं पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की। हम इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स is an example of multi-enzyme system. मल्टी-एंजाइम सिस्टम क्या होते हैं? जिसमें एक ही सिस्टम में एक से ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद होकर एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक रिएक्शन हो रहा है ना, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोए, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है और वो स्टेप्स कैटलाइज करने के लिए एक से ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए, लिहाजा ये पूरा सिस्टम मल्टी एंजाइम सिस्टम या मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टी एंजाइम सिस्टम। अब जब हम ये कह रहे हैं दिस इज मल्टी एंजाइम सिस्टम, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं देख लेते हैं। एंजाइम्स इन पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एंजाइम नंबर 1, it is called pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase कुछ बुक्स में आपको pyruvate decarboxylase भी लिखा हुआ मिलेगा, so don't be confused, both are same. इसका जो कोएंजाइम होता है which is tightly bound to it, it is thiamine pyrophosphate यानी TPP. Second enzyme is dihydrolipoyl transacetylase. This is enzyme number 2 or E2. The coenzyme which is covalently attached to its lysine residue is lipoic acid. अब हम क्यों कह रहे हैं lysine residue? Lysine तो एक amino acid है. We know that all enzymes are protein in nature. तो protein is made up of an अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो उस प्रोटीन में जहां पर लाइसिन रेजिड्यू है वहां एक कोएंजाइम लिपोइक एसिड कोवेलेंटली अटैच्ड हो जाता है, जो इस एंजाइम एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब एंजाइम नंबर 3 की तरफ आते हैं। थर्ड एंजाइम इज डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। इस पे एक कोएंजाइम टाइटली बाउंड होता है विच इज कॉल्ड FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 3 तो कोएंजाइम्स हो गए 3 एंजाइम्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा कोएंजाइम A एंड NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो अवेलेबल in the free form in the solution. ठीक है बेटा, तो टोटल कितने कोएंजाइम्स हो गए? 5,
एंजाइम नंबर 1 के साथ हो गया थायमीन पायरोफॉस्फेट, एंजाइम नंबर 2 के साथ हो गया लिपोइक एसिड, एंजाइम नंबर 3 के साथ हो गया FAD, इसके अलावा कोएंजाइम A एंड NAD प्लस, ये सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन कैस्केड क्या है। देख लीजिए, पायरोवेट सिस्टम में एंटर हो रहा है, ठीक है। जब इस पर एंजाइम नंबर 1 अटैक करेगा तो उस एंजाइम का थायमीन पायरोफॉस्फेट, देखिए थायमीन पायरोफॉस्फेट है ना उस एंजाइम के साथ अटैच फॉर्म में, तो वो थायमीन पायरोफॉस्फेट क्या करेगा, पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और इसका जो कार्बन स्केलेटन है वो अब हाइड्रोक्सी इथाइल की फॉर्म में थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी इथाइल थायमीन pyrophosphate. This is the reaction catalyzed by enzyme number 1 जिसका नाम है pyruvate dehydrogenase. ये pyruvate decarboxylase भी कहलाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अच्छा, अब क्या होगा, अब एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 2 का क्या नाम था, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, यानी ये जो हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है ना थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ अटैच हुआ, ये इसे लिपोइक एसिड के साथ ट्रांसफर कर देगा। अब ये लिपोइक एसिड कहाँ से आ रहा है, लिपोइक एसिड एंजाइम नंबर 2 के लाइसिन ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये लिपोइक एसिड है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिएक्शन में एंटर हो रहा है। तो हाइड्रोक्सी इथाइल थायमीन पायरोफॉस्फेट लिपोइक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो ये अपना लिपोअमाइड बना लेगा। देख लीजिए, ये एसिटाइल लिपोअमाइड बन गया, ठीक। अब ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो एसिटाइल ग्रुप में जब ये कन्वर्ट हो गया है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम नंबर 2, सही, एंजाइम नंबर 2 ने इस एसिटाइल ग्रुप को लिपोअमाइड पर ट्रांसफर कर दिया है। अब क्या होगा, अब कोएंजाइम ए सिस्टम में एंटर होगा, बिकॉज हमने बात की थी ना कि ये फ्री फॉर्म में सोल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। ये कोएंजाइम ए सिस्टम में एंटर होगा, एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल को ए बना लेगा इसके साथ मिलके, ठीक है। और जो लिपोअमाइड है वो रिलीज हो जाएगा इन रिड्यूस्ड फॉर्म। अब ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है लिपोइक एसिड की, ये रिड्यूस्ड फॉर्म लिपोइक एसिड की एंजाइम के साथ एक्टिव होने के लिए ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगी, क्योंकि एंजाइम नंबर 2 जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसमें एंटर होने के लिए उसे ऑक्सीडाइज लिपोइक एसिड की जरूरत है। देखिए, लिपोइक एसिड जब ऑक्सीडाइज है तभी तो ये हाइड्रोक्सी इथाइल थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म तो रिएक्ट नहीं कर सकती। तो रिड्यूस्ड फॉर्म को सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना है, यानी रिसाइकलिंग, ठीक। अब ये रिसाइकलिंग जब होगी तो रिड्यूस्ड फॉर्म से हाइड्रोजन कैप्चर कौन करेगा, देखिए एंजाइम नंबर 3 आएगा। एंजाइम नंबर 3 का नाम क्या है, डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो डीहाइड्रोजिनेज का फंक्शन है, यानी इसमें से हाइड्रोजन के रिमूवल, वो हाइड्रोजन कैप्चर करेगा FAD, विच इज कोवेलेंटली और टाइटली बाउंड टू द एंजाइम नंबर 3। ये FAD इन दो हाइड्रोजन को अपने साथ कैप्चर करके खुद FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ना एंजाइम नंबर 3 ने यानी रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड को ऑक्सीडाइज्ड लिपोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और खुद एंजाइम नंबर 3 का कोएंजाइम रिड्यूस हो गया। अब वो जो कोएंजाइम है उसे वापस ऑक्सीडाइज होना है ताकि वो अगले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो वापस ऑक्सीडाइज होने के लिए वो क्या करेगा, अपने 2 हाइड्रोजन रिलीज करना चाहेगा। वो 2 हाइड्रोजन कैप्चर करने के लिए NAD+ आएगा, जो हमने आपको पहले बता दिया था सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। वो NAD+ FADH2 के 2 हाइड्रोजन्स को अपने साथ मिलाकर NADH+H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन कैस्केड है जो कैटलाइज हो रहा है 3 एंजाइम्स से, और ये तीनों एंजाइम्स
पार्ट है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। नेट रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल को ए, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं इसकी रेगुलेशन की, यानी पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कैसे रेगुलेट होता है। देखिए, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स दो फेजेस में मौजूद होता है। अगर ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, यानी इस एंजाइम के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो ये इनएक्टिव एंजाइम है। अगर यही फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है, लुक एट द रिएक्शन ऑन राइट साइड, तो ये पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी तेजी से एसिटाइल को ए फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन के लिए जो फॉस्फेटेज आ रहा है, यानी एक्टिव बनाने के लिए पीडीएच कॉम्प्लेक्स को, उसे रेगुलेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, देख लीजिए। इफ कैल्शियम आयन इज अवेलेबल, if magnesium ion is available, if insulin is available, then pyruvate dehydrogenase complex is active, क्योंकि इसका जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है फॉस्फेटेज, वो पॉजिटिवली रेगुलेट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, यानी ये इसे एक्टिव करेगा, ये एंजाइम तेजी से पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करेगा ताकि एसिटाइल को ए ज्यादा फॉर्म हो, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या हो सकता है, जब जब एक्टिव पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स मौजूद है और ये इनएक्टिव हो रहा है बाय फॉस्फोराइलेशन, एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा, वो स्प्लिट होगा इनटू एडीपी एंड पीआई, और वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में, इसे इनएक्टिव कर देगी, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन इसे इनएक्टिव कर देगी। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इट इज कॉल्ड पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज। काइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में और इसे इनएक्टिव कर रहा है। अब पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज के पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स क्या हैं, देखिए, अगर NAD मौजूद है, यानी NAD प्लस अगर मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि NADH बनना है। जब NADH बनना है तो इसका मतलब है कि पायरोवेट से एसिटाइल को ए बनना है। जब बनना है तो फिर पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिव तो नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जब एक्टिव रहना चाहिए तो फिर काइनेज का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? यानी NAD प्लस मौजूद है, या कोएंजाइम ए मौजूद है, या पायरोवेट मौजूद है। देखिए, कोएंजाइम ए भी सबस्ट्रेट है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज का, एंटर होता है ना सिस्टम में, और पायरोवेट भी सबस्ट्रेट है। तो अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है, एंजाइम मस्ट बी एक्टिव। तो जब एंजाइम को एक्टिव होना है तो वो चीजें या वो एंजाइम जो एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव कर रहे हैं वो रुक जाएंगे अपना काम करने से, ठीक है ना। तो पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज काइनेज नेगेटिवली मॉड्यूलेट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस, कोएंजाइम ए एंड पायरोवेट। और ये पॉजिटिवली मॉड्यूलेट कब होगा, जब ATP मौजूद हो, यानी जब एनर्जी ऑलरेडी मौजूद हो। जब एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होगी तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए बड़ा इकोनॉमिकल वे रखती है। अगर एनर्जी मौजूद होगी तो फिर एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो एसिटाइल को ए का बनना कम हो जाएगा क्योंकि TCA साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। एनर्जी की डिमांड कम है बिकॉज एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी मौजूद है सिस्टम में, ठीक है। तो इसलिए काइनेज पॉजिटिवली मॉड्यूलेट होगा, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिव कर देगा।
सेम इज द केस विद NADH। NADH चूंकि ATP प्रोड्यूस करता है, लिहाजा ये उन्हीं पैरामीटर्स पर पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज को एक्टिव कर देगा। इसी तरह अगर एसिटाइल को ए मौजूद है, देखिए एसिटाइल को ए तो प्रोडक्ट है ना पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज का, तो अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है तो वो अपने एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, दिस इज रेगुलेशन ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ ही पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।